नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। मैं अपने पिछले कई वीडियो में आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में क्या प्रोविजन है, इसमें क्या सजा होती है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। लेकिन अभी तक शायद किसी ने भी यूट्यूब पे 498 ए का जो केस होता है उसका प्रोसेस नहीं बताया है, प्रक्रिया नहीं बताई है। इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वो सारी चीजें अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेजेस ऑफ आईपीसी सेक्शन 498 ए केस यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए केस की प्रक्रिया बताऊंगा। मैं इसमें आपको एफआईआर दर्ज होने से लेके जजमेंट आने तक जो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को पति को करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को पत्नी को करना पड़ता है, कौन कौन सी कोर्ट की प्रक्रिया होती हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एक पति हैं और आपके ऊपर आपकी पत्नी ने 498 ए का केस लगाया है तो आप समझ सकेंगे कि आगे कौन कौन सी प्रक्रिया आपके केस में होगी। और यदि आप एक पत्नी हैं और ऐसे में आपने अपने पति के ऊपर केस लगाया है तो आपको भी ये चीजें समझने को मिलेगी कि आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपके केस में होगी। और मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो सारी आसान भाषा में बताऊंगा। मैं किसी लीगल लैंग्वेज का उपयोग नहीं करूंगा, एक साधारण भाषा में बताऊंगा ताकि सबको ये चीजें समझ में आ सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप अनअकैडमी की मदद से घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 25 अगस्त 2021 से अनलिमिटेड 6 मंथ बैच फॉर यूपी पीसीएस जे शुरू होने जा रहा है। ये बैच उत्तर प्रदेश पीसीएस जे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बैच में आपको नीरज कांत उपाध्याय सर और सुमित सर के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा और साथ ही साथ जुडिशरी लिंकिंग बैच बाय तनसुख पालीवाल सर एंड उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। इस बैच के जरिए आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेटर के द्वारा कई बैचेज पीसीएस जैसे संबंधित एग्जाम के लिए चलाए जा रहे हैं। अनअकैडमी पे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के संबंध में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498 ए में जो जो भी स्टेजेस होते हैं, यानी केस दर्ज होने से लेके और जजमेंट आने तक जो भी स्टेजेस होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे क्रम वाइज लिख दिया है। अब मैं बारी बारी से इन चीजों को आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो देखिए, वाइफ जो होती है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है। यानी जब किसी महिला को लगता है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है, दहेज की मांग की है या फिर इस प्रकार की कोई प्रताड़ना दी है, तो जब वो महिला सहन से बाहर हो जाता है तो ऐसे में जो महिला होती है वो सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पे जाके कंप्लेन करती है। ये कंप्लेन वो लिखित रूप में भी कर सकती है, मौखिक रूप में भी कर सकती है। जब पत्नी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया है कि जब भी 498 ए का केस दर्ज होना होगा, एफआईआर दर्ज होना होगा, तो सबसे पहले पति पत्नी की काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगा। तो काउंसलिंग कराने के लिए पति को एक सूचना भेजी जाती है यानी नोटिस भेजा जाता है पुलिस स्टेशन के द्वारा कि आप आइए, आपकी पत्नी ने पुलिस थाने में कंप्लेंट किया है। जब ये नोटिस पति को प्राप्त होता है उसके बाद जो पति होता है जब वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है तो वहां पे पति पत्नी दोनों की काउंसलिंग होती है, दोनों को बैठाया जाता है, पूरे मामले को समझा जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को समझा जाता है। साथ ही साथ यदि मामला बनने लायक होता है, यदि पति पत्नी में समझौता हो जाता है, दोनों साथ हो जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो कभी कभी प्रैक्टिकली में ये भी आप समझ लीजिए कि पुलिस यहीं से डिवोर्स भी करवा देती है, थाने से भी। लेकिन ये डिवोर्स मान्य नहीं होता है। अगर थाने में भी काउंसलिंग
काउंसलिंग के जरिए आप डिवोर्स ले रहे हैं तो भी ऐसे में आपको कोर्ट में जाके डिवोर्स देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका समझौता का प्रयास किया जाता है। जब काउंसलिंग से बात नहीं बन पाती है, पत्नी अपनी वाली कहती है, पति अपनी वाली कहती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, कोई हल नहीं निकलता है, तब जाके ऐसे में एफआईआर दर्ज होता है। यानी जब काउंसलिंग से कोई बात नहीं बन पाती है उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाता है पति के खिलाफ और पत्नी जिनके जिनके ऊपर आरोप लगाई होती है उन सबके ऊपर। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, यानी जांच प्रारंभ करती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर किसी पति को उसके घर वालों को डर होता है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर दिया जाए इस मामले में, तो ऐसे में यहीं पे एक बीच में स्टेज आता है एंटीसिपेट्रिक बेल का, यानी अग्रिम जमानत का। तो कुछ लोग यहीं पे अग्रिम जमानत ले लेते हैं। तो अगर आपको भी अग्रिम जमानत लेना हो तो एफआईआर जब आपका रजिस्टर हो जाए उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे तो बीच में ही आपको एंटीसिपेट्रिक बेल लेनी होती है। तो यहाँ पे यह एक प्रक्रिया आती है। तो कुछ लोग एंटीसिपेट्रिक बेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। वैसे भी जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है आपको बिना किसी उचित कारण के, लेकिन कभी कभी पुलिस मनमानी करने लगती है और पति को गिरफ्तार कर देती है। तो ऐसे में यदि आपको डर है तो ऐसे में आपको एंटीसिपेट्रिक बेल ले लेना चाहिए। एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जो इन्वेस्टिगेशन का मेन उद्देश्य होता है वो सबूत इकट्ठे करना, जांच करना होता है। तो पुलिस इस समय जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो जांच करती है क्या ये मामला सही है, क्या ये मामला गलत है, कौन कौन से गवाह पुलिस को मिलते हैं, कौन कौन से सबूत मिलते हैं। पुलिस इन सारी चीजों का जांच करती है। उसके बाद पुलिस को जो गवाह मिले होती हैं, जो सबूत मिले होते हैं, उन सारी चीजों को कलेक्ट करती है। गवाह जो होती हैं उनका बयान दर्ज कराती है और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट पेश करने का मतलब यही है कि पुलिस को जो गवाह मिले होते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की होती है, पुलिस को जो साक्ष्य मिले होते हैं, जो तथ्य पता चले होते हैं, उन सारी चीजों का डिटेल में लिख के और कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। अब यहीं से पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक स्टेज आता है एफआर का। अगर मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई ऐसा मामला नहीं बन रहा होता है, पत्नी ने झूठा कंप्लेन किया होता है, तो ऐसे में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और कोर्ट में ये रिपोर्ट लगा देती है कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई ऐसा तथ्य का पता नहीं चला जिसकी वजह से ये मामला लग रहा हो कि सही है, ये एफआईआर गलत था और इसी वजह से पुलिस एफआईआर लगा दी। तो अगर पुलिस को कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं मिलता है तो पुलिस ऐसे में एफआईआर लगा देती है। तो ये मामला यहीं पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में पुलिस चार्जशीट लगा देती है तब अब कोर्ट की प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है और कोर्ट का प्रोसेस अब यहाँ से चालू होगा। आपका चार्जशीट लग जाने के बाद जो पति होता है कोर्ट के द्वारा उसे नोटिस भेजा जाता है कि पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट लगाया है, अब आइए आप कोर्ट में और अपनी बात रखिए। उसके बाद जब कोर्ट के द्वारा पति को नोटिस भेज दिया जाता है तो पति जब कोर्ट में सबसे पहले हाजिर होता है तो यहाँ पे जो पति होता है उसे रेगुलर बेल करानी होती है। अगर आपने एंटीसिपेट्रिक बेल यहाँ पे करा लिया है इसके बावजूद भी यहाँ पे आके आपको रेगुलर बेल करानी होगी, कोर्ट में सरेंडर करना होगा, उसके बाद आपको जमानत मिलेगी। जब पति और जिनके भी नाम केस में होती हैं सब लोग बेल करा लेते हैं, जमानत करा लेती हैं, उसके बाद जो कोर्ट होता है वो चार्ज बनाता है। यानी जो पुलिस होती है चार्जशीट में धाराएं लगा के भेजी होती है तो फिर यहाँ पे कोर्ट में आके चार्ज बनता है। यहाँ पे भी अगर आपके वकील चाहे, यानी आप एक पति हैं और ऐसे में आप चाहे तो यहाँ भी बहस करवा सकते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो भी आपके ऊपर धाराएं लगी है वो गलत लगी हैं या फिर ये धाराएं आपके ऊपर नहीं लग रही हैं, ऐसे में इन धाराओं को कम कर दिया जाए। तो इसी के लिए जो कोर्ट होता है वो यहाँ पे भी चार्ज बनवाता है और देखता है कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या ये सही धाराएं लगी हैं या गलत धाराएं लगी हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में यही होता है कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है। जो हस्बैंड होते हैं यानी जो एक्यूज होते हैं उनके वकील के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा, और कोर्ट अपनी प्रक्रिया में चार्ज बना देता है। लेकिन अगर आप डिफेंडेंट है यानी हस्बैंड है या फिर हस्बैंड के कोई रिश्तेदार हैं तो ऐसे में अगर आप चाहें तो चार्ज के स्टेज पे भी बहस कर सकते हैं और अपने आप को यहां से भी डिस्चार्ज करा सकते हैं या फिर जो धाराएं आपके ऊपर लगी हैं उसे कम ही करा सकते हैं।
तो जब आपका कोर्ट में चार्ज बन जाता है उसके बाद बारी आती है एविडेंसेस की। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब होता है जो पुलिस चार्जशीट यहाँ पे दर्ज करती है, जैसा मैंने बताया कि गवाहों का नाम लिखी होती है पुलिस, उन्हीं गवाहों की कोर्ट में गवाही दर्ज होती है। और प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोजन पक्ष, यानी जो आपकी पत्नी है उनका पक्ष, जो आरोप लगा रही है वो पक्ष। तो ऐसे में जो पत्नी के गवाह होती है सबसे पहले तो उनकी गवाही कोर्ट में दर्ज होती है। उसके बाद जो डिफेंडेंट होते हैं यानी जो हस्बैंड होते हैं, एक्यूज होते हैं, उनके वकील के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी जो पत्नी के गवाह होते हैं, जो सबूत होते हैं, सबसे पहले कोर्ट में वो दिए जाते हैं। उसके बाद जो पति के वकील होते हैं यानी जो पति है वो डिफेंडेंट है, उसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ऐसे में जो पति के वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं कोर्ट में। अब यहां तक की प्रक्रिया आप शायद समझ चुके होंगे। तो इस स्टेज पे आके सबूतों को लिया जाता है और गवाहों की गवाही को दर्ज कराया जाता है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद आता है सीआरपीसी 313 का बयान, जिसे कुछ लोग बयान मुलजिम भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये गवाही दर्ज हो जाती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो होते हैं, गवाह जो होते हैं इसके, जब वो अपनी गवाही दर्ज कर देते हैं, उसके बाद जज साहब को लगता है कि ऐसा मामला बन रहा है, तो जो मुलजिम होते हैं यानी जो एक्यूज होते हैं, जज साहब उनसे पूछते हैं इस धारा के अंतर्गत कि आप बताइए कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा मामला बन रहा है, इन इन लोगों ने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है। तो ऐसे में पति को यहाँ पे कहना होता है कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे गलत आरोप लगे हैं, जो भी गवाह गवाही दिए हैं मेरे खिलाफ वो सारे झूठी गवाही दिए हैं, सारे गलत मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। यानी हस्बैंड को यहाँ पे निगेटिव में अपना जवाब देना होता है। यानी जज साहब पूछते हैं कि आपके ऊपर ऐसा मामला बन रहा है, आप बताइए क्या किया जाए। तो पति को कहना होता है कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो गलत आरोप लग रहे हैं और झूठे आरोप लग रहे हैं। यदि पति यहीं पे पॉजिटिव में अपना जवाब दे देता है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो सही है, तो यहीं पे जज साहब उठा के पति को सजा कर देंगे। तो ऐसे में पति को यहाँ पे निगेटिव में अपना जवाब देना होता है। उसके बाद जब 313 का बयान हो जाता है, उसके बाद आता है नंबर एक्यूज विटनेसेस, यानी जो डिफेंडेंट है, जो पति है, उसके गवाहों की गवाही दर्ज कराने की। लेकिन ज्यादातर केसों में आप समझिए, यानी आप 95% केस में आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि जो डिफेंडेंट साइड है अगर इस बयान को दर्ज कराती है, एक्यूज विटनेसेस देती है और कहीं फंस जाती है कुछ, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जो एक्यूज साइड है यानी जो डिफेंडेंट है, उन्हें यहीं पे प्रयास करना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो भी पत्नी आरोप लगा रही है उसे वहीं पे झूठा सिद्ध कर दे। यदि पति के पास कोई ऐसा बहुत बढ़िया सबूत है, कोई ऐसा गवाह है जो टूटे ही मत और इस चीज को कोर्ट में सिद्ध कर दे कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो झूठे हैं, तभी जाके ये स्टेज करना चाहिए, अन्यथा इसको छोड़ देना चाहिए। आप चाहे तो छोड़ सकती हैं, क्योंकि आपसे कोर्ट पूछेगा, जज साहब पूछेंगे कि क्या आप कोई विटनेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें आपका मन का है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो ऐसे में आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि आप उन्हीं सबूतों को दे, उन्हीं गवाहों को कोर्ट में गवाही दर्ज कराएं जो टूटे मत और कोर्ट में सिद्ध कर दे। यदि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है और पत्नी पक्ष के जो वकील होते हैं वो क्रॉस करते हैं और जो आपके गवाह है, जो आपके विटनेस है, वो आप ही के खिलाफ कहीं बोल जाते हैं, तब आपके लिए और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो पति को ऐसे में यही भी प्रयास करना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पत्नी के गवाह है उन्हीं को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए और उन्हीं को झूठा सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। जब एक्यूज विटनेसेस हो जाती हैं, उसके बाद नंबर आता है फाइनल आर्गुमेंट का। फाइनल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि गवाहों की गवाही के आधार पे, चार्जशीट के आधार पे, स्टेटमेंट के आधार पे, पत्नी जो कंप्लेन की होती है उसके आधार पे, या फिर और भी जो कोर्ट डॉक्यूमेंट लगे होते हैं उन सब के आधार पे एक आर्गुमेंट होता है, कोर्ट में बहस होती है। पत्नी पक्ष के जो वकील होते हैं यानी जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, जो एक्यूज साइड के वकील होते हैं यानी जो डिफेंडेंट के वकील होते हैं, पति के वकील होते हैं, वो कोर्ट में अपनी बात कहते हैं। जो डिफेंडेंट के वकील हैं वो कहते हैं कि सारे आरोप झूठे लगे हैं। जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं वो कहते हैं कि ये आरोप लगे हैं, ये सबूत मिले हैं, इन सबूतों के आधार पे पति को सजा दे दी जाए। और जो डिफेंडेंट के वकील होते हैं, पति के वकील होते हैं, वो कहते हैं
कि ये लोगों ने ये गलत बातें बोली हैं, इसके आधार पे ये मामला बन रहा है कि झूठा मामला है, ऐसे में पति को बरी कर दिया जाए। तो इस प्रकार का एक आर्गुमेंट होता है जिसमें सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट होता है, प्रोसिक्यूशन अपनी बात कोर्ट में बोलते हैं। उसके बाद डिफेंडेंट का जो आर्गुमेंट होता है वो होता है। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपना आर्गुमेंट करते हैं, यानी पत्नी पक्ष के जो वकील होते हैं ये सरकारी वकील होते हैं। आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो सरकारी वकील जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो अपना आर्गुमेंट करते हैं। उसके बाद जो डिफेंडेंट यानी पति के वकील होते हैं वो अपना आर्गुमेंट करते हैं। उसके बाद जो जज साहब होते हैं वो फाइल को ऑर्डर में ले लेते हैं। उसके बाद जज साहब पूरे मामले का गहन अध्ययन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को देखते हैं, सारे जो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उसे देखते हैं, जो यहाँ पे आर्गुमेंट हुआ रहता है उसे सुने होते हैं, उसका भी विचारण करते हैं। और इन सब आधारों पे जज साहब जो होते हैं वो जजमेंट सुना देते हैं। अब पति अगर दोष सिद्ध होता है, यानी इन सबूतों और इन गवाहों और इन सबके आधार पे लगता है जज साहब को कि पति ने ऐसा किया है, तो ऐसे में पति को सजा दे देते हैं। अगर जज साहब को लगता है कि पति के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो झूठे आरोप लगे हैं, जो गवाहों ने गवाही दी वो गलत गवाही दे दी, या फिर गवाही के आधार पे, सबूतों के आधार पे पति के ऊपर कोई मामला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में जो जज साहब होते हैं वो पति को बरी कर देते हैं और यहीं पे आपका मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लीगली तौर पे देखें तो अभी यहीं पे आपका मामला नहीं खत्म होगा। अगर आप यहाँ पे बरी भी हो जाती है तो भी ऐसे में आपको एक बार और बेल कराना होता है। ये सब सारी चीजें आपके वकील आपको बता देंगे। अगर आप यहाँ पे बरी होते हैं तो भी आपको बेल कराना होता है। तो ये एक और प्रक्रिया होती है। या फिर आपको सजा हो जाती है तब ऐसे में आपको जेल भेज दिया जाता है तो भी आपको बेल कराना होता है, और तब जाके आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं। यानी जजमेंट आ जाने के बाद अगर आपको सजा भी हो जाती है, आप जेल भी चले जाते हैं तो भी आपको बेल करानी होती है, या फिर आप बरी भी हो जाती है तो भी आपको बेल करानी होती है। एक और ये प्रक्रिया है, ये भी चीज आप समझिए। तो यहाँ पे एक बार आपको एंटीसिपेटरी बेल अगर मन करे तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर बेल करानी होती है। उसके बाद जब आपका जजमेंट आता है उस समय भी आपको बेल करानी होती है, यानी आपके केस में 3 बार आपका बेल हो सकता है। तो आशा करता हूं आप सारी स्टेजेस को आप समझ चुके होंगे जो 498A के मामले में लगते हैं, और आप ये चीज समझ चुके होंगे कि एफआईआर दर्ज होने से लेके जजमेंट आने तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।